हेलो। इस समय आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे AQ के एग्ज़ाम में मतलब गाहे बगाहे पूछते ही रहते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन को सैंपल में लूँ तो 7 बार तो पॉइंटिंग थ्योरम पूछी ही गई होती है। और पूछते क्या है कि पॉइंटिंग थ्योरम लिखो, पॉइंटिंग थ्योरम का पूरा डेरिवेशन बताओ। और चूंकि पॉइंटिंग थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक बहुत अच्छा सा एक उपयोग होता है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो J.H. पॉइंटिंग जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इस थ्योरम को डेवलप किया था। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत ही लैंडमार्क प्रिंसिपल कहा जाता है, जो ये बताता है कि अगर आपकी वेव जो जिसमें कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, और ये सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप अगर ये दोनों कंपोनेंट दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एनर्जी का फ्लो किस तरफ होगा? क्योंकि एक कंपोनेंट तो मान लो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर वाइब्रेशन की दिशाएं एक्स और वाई हैं तो ओवरऑल एनर्जी भी इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये थ्योरम बताते हैं कि नहीं भाई, भले ही वाइब्रेशन एक वाई डायरेक्शन में हो, दूसरा वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में हो, बट ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब के डायरेक्शन में, के जे डायरेक्शन में या के यूनिट वेक्टर की तरफ फ्लो करेगी। तो दिस वाज समथिंग यूनिक, और ये मैथमेटिकली सबसे पहली बार शो किया गया था। तो यहाँ पे आपने देखा लिखा है कि व्हाट इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर। वो एक तरह से कहता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर H इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। तो S से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को, जो E और H ये दो वेक्टर हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन यूनिट सेकेंड थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बेसिकली द पॉइंटिंग वेक्टर। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वाई डायरेक्शन में है जिसका यूनिट वेक्टर जे है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है जिसका यूनिट वेक्टर आई है, तो आपके पास ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आप ई की जगह पे लिख सकते हो जे टाइम ई वाई, एच की तरह जगह पे लिख सकते हो आई टाइम एच एक्स। और जब आप जे क्रॉस आई लिखोगे तो आपको मालूम है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम में, जैसे मान लो आपके पास एक डायरेक्शन आई है, एक डायरेक्शन जे है, तो जो के होगा वो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये सारी डायरेक्शन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहते हैं। तो आप देखो जे क्रॉस आई जो है, ऐसा रूल लगता है, जैसे ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया जे, और यहाँ हो गया के। तो अगर आपके पास जे क्रॉस आई ये है, जे क्रॉस आई है, तो आपका क्या आएगा? के आएगा। तो ये आपके पास के आ गया। तो के ये शो कर रहा है कि जो जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी का फ्लो है दैट इज़ अलॉन्ग द के एक्सिस, के डायरेक्शन, एंड के इज़ द एनर्जी फ्लो पर यूनिट सेकेंड थ्रू पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर एस है, इट रिप्रेजेंटेड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। किसका फ्लो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी का फ्लो। कहाँ से? यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, किसी मीडियम से यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना आपका एनर्जी का फ्लो हो जा रहा है, उसी को हम इस पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका हम डेरिवेशन करते हैं, और ये डेरिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और इस बार मान के चलिए कि आएगा ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आता रहता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात करते हैं। तो बाई हम कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं? बाई थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन, बाई थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मैक्सवेल्स इक्वेशन उसकी बात करें तो थर्ड इक्वेशन कैसे होती है कि डेल क्रॉस ई जो होता है इट इज़ माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये हो गया, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक होता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, एक ई के टर्म में है, एक एच के टर्म में है। अब पहले हम शुरुआत करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप क्या करो, जो ई के टर्म है उसको एच से मल्टीप्लाई करो। तो आप लिखोगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच विथ इक्वेशन 1 एंड
विथ ई फॉर इक्वेशन 2। तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आप पहले लिख दोगे एच डॉट प्रोडक्ट डेल क्रॉस ई से क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस रहेगा तो जाएगा एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये हो गया। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को आप कैसे करोगे, इसको ई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो जाएगा डेल क्रॉस एच, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट जे के साथ में वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी के साथ में इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को माइनस करना है। तो 3 में से 4 को माइनस करने का मतलब है आप पहले लिखोगे इक्वेशन नंबर 3 डेल क्रॉस ई आपके पास हो गया माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच आपके पास हो गया, फिर बचोगे माइनस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी। ये देखो इक्वेशंस आ गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक वेक्टर कैलकुलस की एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर आइडेंटिटी इसको कहते हैं, जहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, कि अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मूला है डेल डॉट ई क्रॉस एच, यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हो गया डेल, एक वेक्टर ई, एक वेक्टर एच, 3 वेक्टर हैं। तो इसका ये ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे बात चल रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा है यही तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मतलब है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस पूरे डेल डॉट ई क्रॉस एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको यूज करेंगे तो आप लिखोगे डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये आपने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो बात हो गई। राइट हैंड साइड में आप देखो, आप ऐसा करो, राइट हैंड साइड में आप ऐसे कर सकते हो, माइनस आप लिखोगे एच डॉट डेल बी बाई डेल टी प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे। ठीक है, क्या किया आपने देखा यहाँ से इस पहले टर्म को, राइट हैंड साइड का पहला टर्म और तीसरा टर्म एक साथ ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस आपको कॉमन हो गया, ई डॉट जे वैसे है। अब हमें मालूम है कि क्या मालूम है कि जो बी होता है वो होता है म्यू टाइम एच, और हमें ये भी मालूम है कि जो डी होता है वो होता है एप्सिलॉन टाइम ई। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकते हो, लेफ्ट साइड तो वैसे रहेगा डेल ऑफ ई क्रॉस एच, ठीक है, वैसे ही रहेगा। यहाँ आप लिखोगे माइनस, आप लिख सकते हो एच डॉट डेल म्यू एच बाई डेल टी प्लस ई डॉट डेल बाई डेल टी, डी की जगह पर एप्सिलॉन ई और माइनस ई डॉट जे, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास टर्म हो गया, ये आपके पास टर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर बाहर भी h है, अंदर भी इस तरह का h है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया से ट्रिक समझेंगे आप यहाँ पर। अगर आपने 1/2 किया और इसको ऐसे कर दिया डेल बाई डेल टी ऑफ म्यू, इवन ऐसे ना लिखें, इसको हम थोड़ा सा हटा दें, ये कर दें, म्यू को हम बाहर रख देते हैं और अंदर कर दें एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दें 1/2 एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी ई स्क्वायर डॉट
जे। तो अब देखो इसको करने का मतलब क्या है? इसको करने का मतलब बच्चों ये है कि इस चीज़ को अगर आप बैक ट्रेस करो, इन चीज़ों को अगर आप बैक ट्रेस करो तो यही सारे टर्म आपके आ जाने चाहिए। चलिए मैं ये मेन डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, आपको बैक ट्रेस करके दिखा देते हैं। तो जब बैक ट्रेस करके इसको करोगे तो एच स्क्वायर है, तो ये एच इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एच स्क्वायर है, आपने डेल बाई डेल टी किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम एच डेल एच बाई डेल टी, और ऑलरेडी आपने 2 कर रखा तो ये 2 कैंसिल कर देगा। तो अगर वेक्टर करोगे तो वेक्टर एच रहेगा, यही टर्म आपका आ जाएगा। और म्यू आपने तो पहले से ही यहाँ पर ले रखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा सर्किल में हम बना रहे हैं ये पूरा फैक्टर ही इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर जो पूरा फैक्टर हमने सर्किल में बनाया है यही यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हाफ 1 बाई, और अगर हम इसे करें तो डेल बाई डेल टी, और यहाँ आप लिख सकते हो एच डॉट, तो कांस्टेंट है म्यू, तो ये एच। ये कैसा फार्मूला, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, आप उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसको आप हमेशा ए स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब अगर कहीं पर वेक्टर एच है और दूसरे वेक्टर के साथ उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो इसको आप एच स्क्वायर ले सकते हो। तो इसी तरह से हमने जो एच स्क्वायर है इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखा है। वहीं दूसरी तरफ आप लिख सकते हो हाफ ऑफ डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे एक तरफ लिखोगे वेक्टर ई और एक तरफ लिखोगे एप्साइलन ऑफ वेक्टर ई। बाकी ई डॉट जे जो है वो जस का तस रहेगा। ये पूरा हमने अलग से लिखा है। तो इसको अब देखे समझे यहाँ पर, तो ये म्यू टाइम एच तो बी लिख सकते हो और एप्सिलॉन टाइम ई को डी लिख सकते हो। तो आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या हुआ है, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ एच डॉट बी, और ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ डेल बाई डेल टी ऑफ ई डॉट डी, और इधर लिख सकते हो ई डॉट जे। तो आपके पास 3 टर्म्स यहाँ पर बन रहे हैं। डेल बाई डेल टी, यहाँ पर भी डेल बाई डेल टी है, क्या बाहर निकाल सकते हैं? आप देखोगे हाँ निकल सकता है। तो अगर यहाँ पर बाहर कर दें डेल बाई डेल टी तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा हाफ ऑफ एच डॉट बी, यहाँ बचेगा हाफ ऑफ ई डॉट डी माइनस ई डॉट जे, और ये हो जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के अंदर काफ़ी कुछ है जो कि डिस्कस करने लायक है, लेकिन अभी चूँकि आप बहुत ही प्राइमरी लेवल पे आपकी पूरी फिजिक्स मैथमेटिक्स की नॉलेज है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं प्रवेश करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डरावना नहीं बनाएंगे। अब हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी बन गई 4, तो ये हो गई 5, इक्वेशन नंबर 5 है। जस्ट अ मिनट, इक्वेशन नंबर 5 है। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 को हमें पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग above equation over वॉल्यूम v। तो आप ऐसा करोगे, ये हो जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी वॉल्यूम के साथ माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ एच डॉट बी प्लस हाफ ई डॉट डी डी वी माइनस ई डॉट जे और डी वी। तो अब यहाँ पर आपने इस पूरे टर्म को वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज हो सकता है। सो बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस
थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, जहाँ डेल डॉट ई क्रॉस एच लिखा है वॉल्यूम पर, उसको आप लिख सकते हो ई क्रॉस एच डी एस पर, मतलब सरफेस पर, ये वॉल्यूम को जो है ना, इसको आप सरफेस पर, एरिया पर इंटीग्रेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर ऐसा करोगे तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डी एस बराबर वॉल्यूम डेल बाई डेल टी हाफ ऑफ एच डॉट बी प्लस हाफ ऑफ ई डॉट डी डी वी, और ये हो जाएगा ई डॉट जे डी वी। तो इस तरह से ये असल में ये है हमारी पूरी पॉइंटिंग थ्योरम। यहाँ से पॉइंटिंग ने वो जो वेक्टर था उसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी। कैसे बताई थी, जरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो टर्म है ई क्रॉस एच, ये किसी सरफेस से बाहर निकलने वाला एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टर्म्स हैं ये वॉल्यूम के अंदर हैं। तो ये टर्म ये शो कर रहे हैं कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो ये टर्म है ई डॉट जे, ये क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पावर डिसिपेट। ये जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पावर जो लॉस हो रही है, टोटल पावर डिसिपेट का मतलब होता है लॉस होना, क्षय होना। टोटल पावर डिसिपेट इन वॉल्यूम वी। ये वाला टर्म क्या है, ई डॉट डी। तो ई डॉट डी जो टर्म है ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटेड द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ई एफ। ये वाला टर्म क्या है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आती है बात इस दूसरे वाले टर्म की। तो ये शो कर रहा है कि किस तरह से एनर्जी फ्लो कर रही है। तो दिस रिप्रेजेंटेड द एनर्जी फ्लो थ्रू एरिया। मान लें कोई एरिया एस है, उससे कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और फिर कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, और फिर कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए जो पूरा पॉइंटिंग थ्योरम का अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये दिस इज हाउ द पॉइंटिंग थ्योरम वर्क्स। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बताया बहुत बार पूछा जाता है, इस बार के लिए भी इसको आपको तैयार कर लेना है। हैव अ नाइस डे, तो ध्यान रखिए, नमस्कार।